नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल जांगी। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एनबी पे। दोस्तों, अपन पहले 3-4 वीडियो देख चुके हैं और आज का अपना वीडियो उसी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव रहेगा। इसमें अपन 20 प्रश्नों को हल करेंगे और पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। आज का अपना वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो 101 नंबर अपना प्रश्न है। इसमें देखिए, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। यदि कोई अभिभावक है, आप शिक्षक हैं और विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और कोई अभिभावक है वो आपसे मिलने नहीं आता है। एक जिम्मेदार अध्यापक है आप और कोई छात्र है, मान लिया कोई पिछड़ा छात्र भी हो सकता है या फिर अन्य श्रेणी का छात्र भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, तो उनका पेरेंट्स है वो आपसे मिलने नहीं आता है, तो आपका व्यवहार उनके साथ में कैसा रहेगा, आप किस प्रकार से उनके साथ में पेश आएंगे। तो देखिए, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। वो ऐसे ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि जो जिस छात्र के अभिभावक को मिलने नहीं आते तो उस बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे और बालक पर ध्यान नहीं देंगे और उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। इसमें देखिए, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, यह भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद में बालक पर ध्यान नहीं देंगे और यह भी गलत है, क्योंकि जो अभिभावक किसी कारणवश भी व्यस्त रह सकते हैं या फिर विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं और उनसे स्वयं मिलने जाएंगे और उसके बाद में अभिभावक को लिखेंगे। इनमें देखिए, पहली बात ये दोनों सही है, लेकिन इनमें दोनों में पहली बात अपनी है, अभिभावक को लिखेंगे। अभिभावक को लिखेंगे और यदि लिखने के बावजूद भी जो अभिभावक है वो विद्यालय में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, अगला कदम अपना होता है आप उन अभिभावक से इसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है, यदि कोई शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, शिशुओं के लिए जो शिशुशाला होती है उसमें आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना और कहानियां सुनाना। जो शिशुओं के लिए जो शिशुशालाएं होती है उनमें आवश्यक है, तो देखिए, खेल के अवसर प्रदान करना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल के अवसर है वो प्रदान करने चाहिए। ए ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहता है, इसमें देखिए आप, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या फिर असंभव है। देखिए, आज का जो वैज्ञानिक युग है, बहुत सारे अभिभावक या फिर गुरुजन कहते हैं कि आज का वैज्ञानिक युग है, बच्चों को या फिर छात्रों को जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो नहीं देना चाहिए। तो आपका क्या विचार रहेगा इनके प्रति। तो देखिए, ये पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसमें देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान है वो देना आवश्यक है आज के वैज्ञानिक युग में भी, ये सही ऑप्शन होगा इसमें। और उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। तो इसमें देखिए, शिक्षा है वो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। इसमें पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए, इसमें डी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। ए और बी इसमें दे रखा है, ए महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। शिक्षा एक शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहता है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की जो योग्यता होती है और उनका जो आचरण होता है, उनका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है, शिक्षक की योग्यता और उनके आचरण का। तो देखिए, शिक्षक की योग्यता और उनके आचरण का अच्छा मूल्यांकन उनके प्रधानाचार्य करते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं वो करते हैं और समाज के संभ्रांत लोग करते हैं या विशेषज्ञ करते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि शिक्षक की योग्यता कहाँ प्रकट होती है, कक्षा में प्रकट होती है। कक्षा में ही किस प्रकार से वो अपना संप्रेषण विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, अपना अध्यापन कौशल किस प्रकार का है उनके और उनका आचरण कैसा है, तो वो कक्षा में ही प्रस्तुत करता है। इसलिए उनका आचरण और उनका मूल्यांकन है वो सबसे अधिक है, उनके जो शिष्य होते हैं वही करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है
उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। या फिर इन शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटिव जितने भी प्रश्न होते हैं इनमें अपने आप को एक आदर्श अध्यापक प्रस्तुत करना है और प्रश्न का उत्तर देते समय अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए सही तरीके से आंसर देना है। तो देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा मर्यादा, छात्रों का विश्वास या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है वो है छात्रों का विश्वास। छात्रों का अच्छा विश्वास होगा अध्यापक के प्रति तो उनकी क्या है, वो वही उनका मूल्यवान है। उसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे लड़कियों को उतनी ही शिक्षा दी जानी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। सफल सहायक शिक्षक बन सके ऐसा नहीं। देखिए, इसमें देखिए कुशल गृहिणी ये कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद में आत्मनिर्भर, उसके बाद में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, ये भी जरूरी नहीं कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे, इतनी शिक्षा देनी चाहिए। एक सफल सहायक शिक्षक बन सके, सहायक शिक्षक जरूरी नहीं है कि एक सहायक शिक्षक की बन सके, अन्य क्षेत्र में भी जा सकती है। तो देखिए, लड़कियों को इतनी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने स्तर पर अपना जीवन यापन कर सके। वो डॉक्टर बन सकती है, IAS बन सकती है या फिर अन्य फील्ड में जा सकती है, यानी आत्मनिर्भर बन सके, इतनी शिक्षा लड़कियों को दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए और उन्हें अधिक लाड़ प्यार है वो करना चाहिए। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो देखिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि छोटी उम्र के बच्चे हैं वो अधिक योग्य बनेंगे। वातावरण उनको अच्छा देंगे अपन, तो वो अपने आप अच्छे वातावरण से वो अपने आप ही आगे बढ़ पाएंगे और उनका जो योग्यता है, गुण है, वो अच्छी तरीके से उनमें डेवलप होंगे। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न देखिए, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। अपने बच्चों का जो व्यवसाय है उनको चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों का जो व्यवसाय है उनको चुनना है तो उसके संबंध में आपका कैसा व्यवहार होगा। तो देखिए, बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है और बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, ये सभी। तो इसमें देखिए, जो अपना सही ऑप्शन होगा वो है बी। तो इसमें देखिए, बच्चों को उनकी रुचि है, उस रुचि के अनुसार ही, उनकी क्षमता के अनुसार उनको व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी होते हैं 12th पास करने के बाद में या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में उनके पेरेंट्स है वो सबसे ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मान लिया 12th में अच्छे परसेंटेज बन गए, 80, 85 या फिर 80 के प्लस बन गए, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को उनके पेरेंट्स है वो टॉर्चर करते हैं साइंस अच्छे फील्ड में जाने के लिए 12th के बाद में, 10th के बाद में। 10th में अच्छे परसेंटेज बन गए तो साइंस के लिए टॉर्चर करेंगे, 12th में अच्छे बन गए तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम BSc करेंगे, कुछ लोग मेडिकल लाइन में जाने के लिए। प्रत्येक अभिभावक की अलग अलग थ्योरी होती है, तो प्रत्येक अभिभावक ज़्यादातर मामलों में ये होता है 10th के बाद में अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं कि आप साइंस ले लीजिए। लेकिन विद्यार्थी की रुचि है वो आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में है या फिर वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाना चाहता है, लेकिन उस फील्ड में न भेज करके क्या करते हैं पेरेंट्स, ज़्यादातर साइंस की तरफ भेजते हैं, लेकिन उस साइंस फील्ड में उसकी रुचि नहीं होती है, 1-2 साल में अपना करियर है वो खराब कर लेते हैं। तो मेरी भी आपको यही सलाह है कि अपने परसेंटेज के पीछे न भाग करके आपकी जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड में आप जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पीछे अच्छे परसेंटेज बने हुए और आगे आपने उस परसेंटेज के अनुसार ही सब्जेक्ट लिए हैं और फिर आप मात खा रहे हैं आगे जा करके। तो आपकी जिस फील्ड में रुचि है उसमें पीछे भले परसेंटेज कम बने हुए हैं, लेकिन जिसमें रुचि है उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप पर भी प्रेशर बिल्कुल कम बनेगा और आप आसानी से अपने क्षेत्र में जो क्षेत्र आपने चॉइस किया है उस क्षेत्र में अपना करियर बना पाओगे।
तो इसी में भी यही कहा गया है कि बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति, आपके अनुसार जो शिक्षण की योजना पद्धति होती है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षण की योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर बालक केंद्रित होनी चाहिए? सबसे मनोवैज्ञानिक तरीके से जो शिक्षण की योजना पद्धति होती है, अपन लेसन बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं प्रत्येक दिन की, प्रत्येक कक्षा की, तो वो पाठ्य योजना है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित हुई तो बच्चे हैं वो उसमें भागीदारी नहीं ले पा पाएंगे, केवल शिक्षक है वो उनका वाचन करके चला जाएगा। उसके बाद में प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, जो आप मॉडल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनकी केंद्रित रही तो भी बच्चे वो अच्छी तरीके से रुचि नहीं ले पाएंगे। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की केंद्रित रही आपकी जो योजना तो भी एक अच्छी योजना नहीं कही जाएगी। उसके बाद में बालक केंद्रित, तो बालक केंद्रित है वो पाठ्य योजना आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रथम व अंतिम उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण विकास करने का होता है। जो भी योजना आप बनाते हैं, जो भी आप जिस कौशल का आप उपयोग करते हैं, तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आप कक्षा में उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए बालक केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? जो शिक्षण समस्या होती है उन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होती है? तो शिक्षण अध्यापन कार्य करवाते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो वो समस्या हल करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? निम्न में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें देखिए, प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, या फिर किसी की भी नहीं। इसमें देखिए, प्रधानाध्यापक है वो तो नेतृत्व कर रहा है पूरे संस्थान का, और उसके बाद में अभिभावक का अध्यापन से संबंधित सीधा संबंध नहीं है, शिक्षण कार्य वो शिक्षक करवाता है। तो यहाँ पे सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है? शिक्षण समस्याओं की हल करने की जिम्मेदारी वो शिक्षक की बनती है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद में देखिए, विद्यालय का जो अनुशासन है, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं? विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप किसे मानते हैं? तो देखिए, गरीबी व बेरोजगारी को, शिक्षा प्रणाली में विषमता को, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। देखिए, विद्यालय में जो अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, इसमें देखिए आप किस कारण को प्रमुखता से मानेंगे? तो देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। प्रत्येक अध्यापक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में एक संस्था प्रधान है या फिर प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य है, उसी के केंद्रित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय का जो अनुशासन है वो प्रत्येक कक्षा टीचर को, प्रत्येक कक्षा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रत्येक कक्षा की, उसके अनुसार ही उस टीम वर्क के माध्यम से ही विद्यालय का जो अनुशासन है वो बनेगा। तो अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव की वजह से ये ऐसी स्थितियां हैं वो सामने आती है। उसके बाद में देखिए, अपना अगला प्रश्न, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। आपने पहले भी पढ़ा था आपने कि कोई भी कार्य करते हैं तो उनके अपन पहले क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, और उस योजना के अनुरूप अपन क्या करते हैं? काम करते हैं। तो देखिए, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है? प्रश्न, जो भी प्रश्न हो कंपटीशन के एग्जाम में, मेरी यही सलाह है कि एक प्रश्न को 2-3 बार पढ़िएगा। एक बार प्रश्न आपने पढ़ा, कुछ मिस्टेक हो सकती है, आराम से प्रश्न जितना आपने ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। नहीं तो जल्दबाजी में आपने प्रश्न पढ़ा है तो फिर उत्तर हो सकता है आप गलत कर आ जाओ। सीधे प्रश्नों के उत्तर है वो भी ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, छोटी सी गलती की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। समय का अपव्यय, कार्य की सफलता का घातक, और एक व्यक्तिगत विचार है समय का सदुपयोग है। इसमें देखिए, समय का अपव्यय, योजना बनाते हैं अपन तो इसमें तो कि समय का अपव्यय तो होता नहीं है। उसके बाद में कार्य की सफलता का घातक, पहले अपन कोई योजना बनाएंगे, जैसे कि पाठ्य योजना बनाते हैं अपन, कक्षा में जाने से पहले लेसन तैयार करते हैं तो उस समय संपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं।
उसमें बच्चों के से संबंधित उद्देश्य होते हैं, वो भी अपने शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य होते हैं, कौशल से संबंधित उन उद्देश्यों को भी शामिल करते हैं। और कक्षा में कौन कौन सी समस्या आएगी वो भी उद्देश्य शामिल होते हैं। और उन उद्देश्यों को जो समस्या होती है, उन उद्देश्यों से संबंधित कुछ समस्याएं होती है, कक्षा से संबंधित भी समस्या होती है, बच्चों से संबंधित भी कुछ समस्या होती है, और अपने से संबंधित भी कुछ समस्या होती है, संप्रेषण के समय भी कुछ समस्या हो सकती है। तो उन समस्याओं को अपन पहले से ही उनका हल निकाल लेते हैं, और उन समस्याओं को हल निकाल करके अच्छे तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे लेसन का। तो फिर वो क्या होगी, एक लेसन है, वो लेसन का प्रस्तुतिकरण वो सफलतापूर्वक होगा। नहीं तो फिर आप बिना लेसन तैयार किए, योजना बनाए किसी कार्य को करेंगे तो फिर समस्या आएगी, और समस्या आएगी तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो उसमें समय लगेगा, हो सकता है आप असफल भी हो जाए उस कार्य में। तो इसलिए पहले आपकी एक अच्छी योजना होनी चाहिए, और योजना के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे तो आसानी से सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए आप एक अच्छी योजना बनाइए, और उस योजना के अनुरूप है वो आप अपना अध्यापन या अध्ययन कार्य कीजिए, जिनकी वजह से आप आसानी से सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिना योजना अबूझ तरीके से तैयारी करते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है चैनल पे, आपको मिल जाएगा कि तैयारी कैसे करें। सारी की सारी उसमें समस्या है, कौन कौन से विद्यार्थी के सामने कैसी कैसी समस्या आती है, संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वो भी वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। अगला वीडियो अपन माफी चाहूंगा, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप देखिए, जो सह शिक्षा होती है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं, तो लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, और मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे और लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। जो सह शिक्षा होती है विद्यालय में, उनमें आप अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, तो उसमें देखिए आप किस पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। तो जो एक सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। इसमें देखिए सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, सब विद्यार्थियों पर समान रूप से क्या करेंगे, ध्यान देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न लेंगे अपन, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम है वो क्या हो सकता है। अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपनी जो साथी अध्यापक हैं उनके साथ में उनके संबंध बनाना, और छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। देखिए, एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम अपने शिक्षण को सुधारना, ये तो उनका कौशल है, वो सुधार लेगा आराम से, कोई समस्या नहीं है इसमें। और सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उन्हें तैयार करने में भी उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग करके फिर वो आगे बढ़ा है। उसके बाद में अगला रहता है अपने जो साथी अध्यापक है उनके साथ में संबंध बनाना। यह भी सरल बात है, कोई इसमें कठिनता नहीं है। लेकिन जो छात्र होते हैं उनका जो असामाजिक व्यवहार होता है उन्हें सुधारने में उन्हें थोड़ी कठिनाई आती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका सामाजिकरण नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, या फिर उन्हें पहले से ही अच्छा सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता है, जिनकी वजह से वो एक उनके सामने असामाजिक व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो उन्हें उनके व्यवहार को सुधारने के लिए जो समस्या आती है वो काम है थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अध्यापक के लिए वो भी काम ज्यादा कठिन तो नहीं होता है, लेकिन इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये कठिन माना गया है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है, किसी छात्रा का अभिभावक आपके लिए अपरिचित है और आपसे घर पर मिलना चाहे, तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेगी। कोई छात्रा का अभिभावक है और आपके लिए अपरिचित है, आप उन्हें पहचानते नहीं है, और आपसे घर पर मिलना चाहे, और आपसे वो अभिभावक को आपसे घर पे मिलना चाहे, तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे। आप अध्यापिका हैं और किसी छात्रा का अभिभावक है, वो आपको पहचानता नहीं है पहले से, लेकिन वो आपसे घर पर मिलना चाहे, तो फिर आप किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे। तो देखिए, उससे मिलने नहीं देगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेगी और उसका बैठक में स्वागत करेगी, उसके घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेगी। इसमें डी ऑप्शन है वो सही होगा। जो बातचीत विद्यार्थी छात्रा से सम्मानित करनी थी, वो बातचीत है वो खड़े खड़े भी की जा सकती है, और हाथों हाथ जो समस्या है उनका समाधान भी किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न,
भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा है, उनकी असफलता का कारण क्या है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चले थे, बहुत सारे कार्यक्रम चले थे और सरकार ने काफी पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन इनकी असफलता का कारण क्या है? तो देखिए, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, उसके बाद में प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना और उचित निगरानी का अभाव। सरकार ने बजट जारी कर दी, पॉलिसी योजना बना करके प्रस्तुत कर ली, बजट भी जारी कर दिए, अनुदेशक भी निर्देश जो निर्धारित कर दिए, कार्यकर्ता भी निर्धारित कर दिए, प्रेरक बना दिए, लेकिन उनकी जो अच्छे तरीके से है वो निगरानी नहीं हो पाई। ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए, इसमें डी ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा का माध्यम है उसकी समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रता से पहले तो मान लिया अंग्रेज थे, तो उस समय भी अंग्रेजी माध्यम चलता था, और उसके बाद में भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर एक हिंदी भाषी के रूप में हिंदी माध्यम चलना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम और अन्य माध्यम भी चलते हैं, जैसे कि गुजरात में गुजराती माध्यम और अन्य भाषाएं जो 22 संविधान मान्यता प्राप्त है उनके माध्यम में शिक्षा दी जाती है। तो देखिए, इनका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत का एक बहुभाषी देश होना, बी ऑप्शन इसमें सही है। भारत में बहुत सारी भाषा हैं जिनकी वजह से शिक्षा में जो माध्यम की समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है। उसके बाद में मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की जो उदासीनता है उसमें, और अपने प्रधानाचार्य से और अपने छात्र छात्राओं से। तो देखिए, इसमें जो जीवन मूल्य है उसमें लगातार गिरावट हो रही है, ये सबसे अधिक परेशानी करने वाली बात है। उसके बाद में भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण, ये सभी। तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक धर्मांधता और विवेकहीनता के कारण है। ये ए ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में आपने जो 20 प्रश्न है इस वीडियो में आपने समझे अच्छे तरीके से, और आगे भी अपन 20-20 प्रश्न लेंगे। पीछे 4 वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। यही प्रश्न है वो पीछे जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए, और उन प्रश्नों का संग्रह कर करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।